स्टूडेंट्स, तो चलिए ग्लेलियन प्रॉपर्टीज को एक बार वापस से समराइज किया जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करूंगा मैं पोजीशन की। स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि अलग अलग ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से देखते हैं या फिर अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। स्टूडेंट्स, इसे समझने के लिए माना ये एक रेस्ट फ्रेम है और ये दूसरा रेफरेंस फ्रेम है जो कि इसके विद रिस्पेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में v है। तो स्टूडेंट्स, ये बात अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं x, y, z और t इन चार कोऑर्डिनेट के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पॉइंट को चार कोऑर्डिनेट्स के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं जिसमें t भी यानी समय भी शामिल है, तो वो एक इवेंट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इसको यूं बोलेंगे कि ये एक इवेंट है। राइट स्टूडेंट्स, अब इस इवेंट के या इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट r है और इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r डैश वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में संबंध इस समीकरण द्वारा, इस इक्वेशन द्वारा दिया जाता है और इस इक्वेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि वेलोसिटी निरपेक्ष नहीं होती, यानी वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती, बल्कि ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक ही पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी वाले रेफरेंस फ्रेम के लिए अलग अलग होती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार यदि इस रेफरेंस फ्रेम के लिए वेलोसिटी अगर v डैश वेक्टर है और इस रेफरेंस फ्रेम के लिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन पाया जाता है। राइट स्टूडेंट्स, तीसरी मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन की। तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन एब्सोल्यूट होता है। स्टूडेंट, ये ध्यान रखने वाली बात है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सेलरेशन एब्सोल्यूट होता है। आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखें, पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम का सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि इस मूविंग फ्रेम के विद रिस्पेक्ट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a डैश वेक्टर है और इस फ्रेम के, इस रेस्ट फ्रेम के विद रिस्पेक्ट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्पष्ट है कि दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल है, यानी दोनों ही रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन इक्वल रहेगा। राइट फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, अब मान लो कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल इस A पॉइंट से और B पॉइंट की तरफ जाता है। राइट फ्रेंड्स, अब इस A पॉइंट का इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 और t1 है और इस B पॉइंट का इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 और t2 है। राइट फ्रेंड्स, तो आप ये कह सकते हो कि ये एक इवेंट है और ये दूसरा इवेंट है। अब आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स की पोजीशन और इवेंट में क्या अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात है कि इवेंट को दर्शाने के लिए चार कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है और चौथा कोऑर्डिनेट उसमें टाइम होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट मान लेते हैं कि इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो d है।
इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो d है, और d को अपने डिफाइन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर इसका पोजीशन वेक्टर r2 मान लूं, इस पॉइंट का यदि इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर r2 मान लूं, और इस पॉइंट का इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर यदि r1 मान लूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। राइट फ्रेंड्स, अब यदि इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यदि r1 डैश है और दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यदि r2 डैश वेक्टर है, तो इस रेफरेंस फ्रेम के लिए इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट d डैश r2 डैश वेक्टर माइनस r1 डैश वेक्टर आएगा स्टूडेंट्स। तो ये अपने ड्राइव भी कर चुके हैं कि ये दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट d डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू t, डिस्प्लेसमेंट इसमें बराबर होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये एक चीज और को शो करती है, उसको बोलते हैं अपने स्पेस इंटरवल। स्पेस इंटरवल, तो स्टूडेंट्स स्पेस इंटरवल क्या होता है? स्पेस इंटरवल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, देखो ये जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट d है, अब इसको अपने इस तरीके से शो करते हैं। जो इस d वेक्टर है, अगर इसका मोड लें तो इसका मोड आएगा स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इस इक्वेशन द्वारा शो किया जाएगा। आप मैथमेटिक्स में इस चीज को पढ़ चुके हो कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब ये तो 2 डायमेंशनल था, और 3 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा? एक कोऑर्डिनेट और रह जाएगा z2 माइनस z1, क्योंकि 3 डायमेंशनल है ना स्टूडेंट्स, इसलिए एक पॉइंट और आ जाएगा इसमें z2 माइनस z1 का स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो अब इसको अपने बोलते हैं स्पेशियल इंटरवल या फिर स्पेस इंटरवल। राइट स्टूडेंट्स, ये क्या है? स्पेस इंटरवल है। स्पेस इंटरवल में केवल इनकी जो स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस ज्ञात की जाती है, और ये डिस्टेंस चाहे इस फ्रेम में देखो चाहे इस फ्रेम में देखो, ये डिस्टेंस बराबर रहती है। यानी स्पेस इंटरवल किसी भी रेफरेंस फ्रेम में इक्वल रहेगा। और ये चीज हम किसके लिए बात कर रहे हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेस इंटरवल इक्वल रहता है, चाहे किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देखें। और पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, तो स्टूडेंट्स जो टाइम इंटरवल है, देखें इस रेफरेंस फ्रेम के लिए इन दोनों इवेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल हो गया t2 माइनस t1। राइट, क्योंकि यहाँ पे टाइम t2 है, यहाँ पे टाइम t1 है, और इस रेफरेंस फ्रेम के लिए इन दोनों इवेंट्स का टाइम इंटरवल क्या हो गया? मैं यहाँ लिख देता हूं, देखो t2 डैश। क्यों? अब अगर अपने इन दोनों इवेंट्स को इस रेफरेंस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट शो करें, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो x1 डैश y2 और x1 डैश z और t1। राइट फ्रेंड्स, देखो ये क्या है? x1 डैश y1 डैश z1 डैश और t1 डैश। ठीक इसी प्रकार से इसके विद रिस्पेक्ट इस दूसरे इवेंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 डैश z2 डैश और t2 डैश। राइट स्टूडेंट्स, तो अब इस रेफरेंस फ्रेम के लिए टाइम इंटरवल हो गया t2 माइनस t1, और इस रेफरेंस फ्रेम के लिए टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? t2 डैश माइनस t1 डैश, t2 डैश माइनस t1 डैश। राइट स्टूडेंट्स,
तो इसको मैं यहाँ पे शो कर दूं। टाइम इंटरवल क्या होगा, ये तो दूसरे रेफरेंस फ्रेम के लिए है। कौन सा रेफरेंस फ्रेम, जो मूविंग रेफरेंस फ्रेम है उसके लिए क्या आ गया, T2 डैश माइनस T1 डैश, और जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें क्या है, T2 माइनस T1। राइट फ्रेंड्स, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये दोनों जो टाइम इंटरवल है ये इक्वल रहते हैं। राइट फ्रेंड्स, आप इसको ये इस तरीके से समझ सकते हो कि यदि यहाँ का ऑब्जर्वर यदि इन दोनों पॉइंट्स के, मतलब यदि पार्टिकल ने इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ट्रेवल किया, तो यदि इस ऑब्जर्वर के लिए यदि ये टाइम अगर 2 सेकंड का है, 2 सेकंड का है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए भी पार्टिकल के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लगा समय 2 सेकंड ही होगा। राइट फ्रेंड्स, और यदि इस ऑब्जर्वर के लिए यदि ये डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है, तो बताइए स्टूडेंट्स इस ऑब्जर्वर के लिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2 की 2 सेकंड रहेगी, क्योंकि स्पेस इंटरवल इक्वल रहता है, ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो राइट फ्रेंड्स, इसलिए स्पेस इंटरवल और टाइम इंटरवल दोनों इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये मानो कि यदि अगर इस रेफरेंस फ्रेम की स्पीड अगर लाइट की स्पीड के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स उस केस में ये स्पेस इंटरवल और टाइम इंटरवल बराबर नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपने देखा कि जो स्पीड है ना, ये इस रेफरेंस फ्रेम की ये जो स्पीड है v, ये लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है। यदि ये स्पीड लाइट के स्पीड के लगभग इक्वल हो जाए, उस स्थिति में अपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उस स्थिति में अपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पेस इंटरवल और टाइम इंटरवल बराबर नहीं होते। राइट फ्रेंड्स, तो उस केस में अपने एक थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, STR। राइट फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो इस्तेमाल करते हैं जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की या जब दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, और आपने, मुझे उम्मीद पूरी है कि आपने इनको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स,